शारदा की शादी को अभी 2 साल भी पूरे नहीं हुए थे। गांव के बड़े चौक पर जब बारात आई थी तो हर कोई कह रहा था, लड़की बहुत भाग्यशाली है, विनोद जैसा पढ़ा लिखा सीधा साधा लड़का मिला है। शारदा उस दिन लाल चुनरी में सिर झुकाए हल्की मुस्कान के साथ सबको प्रणाम करती रही। शादी की भीड़, गाना बजाना, ढोल नगाड़ों की आवाज, हंसी मजाक और रिश्तेदारों की भीड़, सब कुछ बहुत तेजी से बीत गया। नई जिंदगी की शुरुआत जब हुई तब दोनों ने मन ही मन बहुत से सपने सजाए थे। विनोद ने शारदा से कहा था, देखो शारदा, हमारी जिंदगी आसान नहीं होगी। मैं अभी नौकरी की तलाश में हूं, लेकिन मेहनत करूंगा, बस तुम साथ देना। शारदा ने सिर झुकाकर कहा था, मैं तो बस यही चाहती हूं कि हम एक दूसरे के साथ रहें, बाकी सब तो भगवान देगा। विनोद का घर साधारण था। पिता किसान थे, छोटे भाई पढ़ाई कर रहे थे और मां का स्वास्थ्य कभी ठीक कभी बिगड़ता रहता। शारदा जैसे ही घर आई उसने जल्दी समझ लिया कि यह परिवार छोटा नहीं, बड़ा परिवार है। सुबह उठते ही काम की एक लंबी लिस्ट सामने आ जाती। सबके लिए नाश्ता, खेत में काम करने वालों के लिए पानी रोटी, बच्चों के कपड़े धोना और फिर सास की सेवा। शारदा को कोई शिकायत नहीं थी। उसे लगता था कि शादी का मतलब ही यही होता है, घर संभालना, रिश्ते निभाना। विनोद भी उसकी मदद करता था, लेकिन वह ज्यादातर समय काम की तलाश में शहर भागा रहता। शाम को जब विनोद लौटता तो दोनों छत पर बैठ जाते। आसमान में तारों की भीड़, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज और ठंडी हवा, इन सब के बीच दोनों अपने सपनों की बातें करते। विनोद कहता, जब नौकरी लग जाएगी तो हम शहर में एक छोटा सा मकान लेंगे, वहां तुम्हें इतने काम नहीं करने होंगे, तुम थोड़ा आराम कर सकोगी। शारदा हंसकर कहती, मुझे शहर की नहीं, तुम्हारी जरूरत है। मकान बड़ा हो या छोटा फर्क नहीं पड़ता। उन छोटे छोटे पलों में दोनों को लगता कि जिंदगी आसान है, लेकिन असली कठिनाइयां धीरे धीरे सामने आने लगी। विनोद पढ़ा लिखा था, लेकिन गांव से आने वाले लड़कों के लिए शहर की नौकरी आसान नहीं थी। कभी कोई कहता अनुभव चाहिए, कभी कोई कहता सिफारिश लाओ। दिन बीतते गए, विनोद बार बार कोशिश करता रहा, लेकिन हाथ खाली रह जाता। पैसे की तंगी घर पर साफ दिखने लगी। खेत से जो थोड़ी बहुत आमदनी होती वह पूरे परिवार में बढ़ जाती। शारदा को महसूस होता कि विनोद भीतर ही भीतर टूट रहा है। वह उसका हौसला बढ़ाने की कोशिश करती। देखो विनोद, हर बात समय से होती है, मेहनत करोगे तो जरूर काम मिलेगा। लेकिन विनोद की आंखों में बेचैनी साफ दिखती। धीरे धीरे एक और चीज शारदा ने महसूस की। वह दिन भर घर और काम में घिरी रहती और विनोद ज्यादातर समय बाहर। उनके बीच बात करने का समय कम होता जा रहा था। जो सपने वो छत पर बैठ के सजाते थे वे अब बातचीत में कम ही आते। रात को कभी कभी शारदा अपने मन की बातें कहना चाहती, लेकिन विनोद थका हुआ होता। वह 2-3 शब्द बोलकर सो जाता। शारदा करवट बदलकर चुपचाप उसे देखती रहती। यहां से रिश्ते में छोटी छोटी खामोशियां जन्म लेने लगी। कोई झगड़ा नहीं, कोई बड़ा विवाद नहीं, बस चुप्पी। गांव में जब जब कोई रिश्तेदार आता तो विनोद से पूछता, नौकरी लगी या नहीं। कभी कोई ताना मार देता, इतना पढ़ लिख कर भी बेरोजगार, शादी क्यों की थी। शारदा को ये बातें तीर की तरह लगती। उसे लगता कि पूरा गांव उसके पति पर हंस रहा है, लेकिन वह हर बार मुस्कान बनाकर सबको टाल देती। घर के अंदर भी कभी कभी तकरार होती। मां कहती, अब तो तुम्हें घर का खर्च चलाना चाहिए। पिता चुप रहते, लेकिन उनकी आंखों में चिंता साफ दिखती। विनोद दबाव में और ज्यादा चुप हो गया। शारदा के मन में सवाल उठने लगे, क्या वह सिर्फ गृहस्थी की मशीन बन गई है। सुबह से रात तक काम करती है, लेकिन किसी से अपनी थकान, अपनी बात कह नहीं पाती। विनोद की चुप्पी उसे डराने लगी। वह जानती थी कि विनोद उसे चाहता है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि यह चुप्पी दोनों के बीच दीवार खड़ी कर दे। इसी दौरान एक और मोड़ आने वाला था, जिसे बाद में दोनों वो कहकर याद करेंगे। दिन बीतते गए। शादी के 3 साल हो चुके थे। अब तक अगर किसी और के घर में बच्चा हो गया होता तो गांव वाले कहते, घर में लक्ष्मी आई है। लेकिन यहां बच्चा नहीं था। गांव में औरतों की आदत होती है बातों बातों में ताने देना। कुएं पर पानी भरते समय कोई चाची कह देती, अरे शारदा, कब तक बस पति पत्नी ही रहोगे, अब तो गोद भरनी चाहिए थी। शारदा ये सुनकर मुस्कुरा देती, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल टूटता। घर लौटकर वो अकेले रोती, पर विनोद से कुछ कहती नहीं। वो जानती थी विनोद पहले ही बेरोजगारी और तानों से परेशान है।
उसे और बोझ नहीं देना चाहती थी। एक दिन गांव के मास्टर जी ने विनोद से कहा, बेटा, यहाँ खेत खलिहान से कुछ नहीं होने वाला, शहर जाओ, वहीं नौकरी ढूंढो, छोटे मोटे काम से शुरुआत करो, बाद में आगे बढ़ जाना। विनोद को लगा शायद यही रास्ता है। उसने शारदा से बात की, अगर मैं शहर चला जाऊं और कुछ महीनों तक वहीं रहूं तो शायद वहां कोई काम मिल जाए। शारदा का दिल धक से रह गया। वो जानती थी कि यह जरूरी है, लेकिन पति के बिना गांव में अकेले रहना आसान नहीं होगा। फिर भी उसने मजबूरी में हामी भर दी। जाओ विनोद, मैं यहां सब संभाल लूंगी, बस अपना ख्याल रखना। विनोद शहर चला गया। पहले हफ्ते तो वो रोज फोन करता, हालचाल पूछता। शारदा को अच्छा लगता, लेकिन धीरे धीरे फोन कम होने लगे। कभी थका होने का बहाना, कभी कहता आज काम से देर हो गई। शारदा को महसूस हुआ कि अब उनके बीच पहले जैसी बातें नहीं रहीं। पहले दोनों घंटों बैठकर बातें करते थे, अब बस 2-3 मिनट की बातचीत रह गई। रात को जब सब सो जाते, शारदा आंगन में बैठी आसमान को देखती और सोचती, क्या यही है शादी का मतलब? पति को बस दूर से याद करना। गांव का जीवन आसान नहीं था। घर के काम, सास की बीमारी और खेत का हिसाब किताब, सबका बोझ शारदा पर आ गया। दिन भर वो दूसरों के लिए जीती, लेकिन जब रात आती तो उसे लगता उसके पास कोई नहीं है जिसके सामने वो अपना मन हल्का कर सके। यही खालीपन धीरे धीरे उसके दिल में वो बनने लगा। इसी बीच गांव में एक नया डाकघर खुला। वहां काम करने आया था रघु। रघु ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन हंसमुख और मिलनसार था। गांव में हर किसी से आसानी से घुल मिल जाता। एक दिन जब शारदा चिट्ठी भेजने डाकघर गई तो रघु ने मुस्कुराकर कहा, अरे बहू जी, अब तो चिट्ठी कम और फोन ज्यादा चलते हैं। शारदा हंसती। बहुत दिनों बाद उसने ऐसे हल्के फुल्के अंदाज में किसी से बात की थी। धीरे धीरे जब जब वो डाकघर जाती, रघु 2-4 बातें कर देता। कैसे हैं जीजाजी, काम मिल गया क्या? आप तो हमेशा काम में लगी रहती हैं, कभी आराम भी किया कीजिए। ये बातें साधारण थी, लेकिन शारदा के लिए अनमोल हो गईं। उसे लगा कि कोई तो है जो उसे नोटिस करता है, उसके हाल पूछता है। रात को जब विनोद फोन करता, शारदा वही पुराना स्वर सुनती, थका हुआ, छोटा सा, बिना उत्साह का। लेकिन दिन में जब रघु मुस्कुराकर हल्की बातें करता तो शारदा के चेहरे पर अनायास मुस्कान आ जाती। उसका मन खुद से लड़ने लगा, क्या यह गलत है कि मुझे किसी की बातों में सुकून मिलता है? क्या मैं विनोद से कम प्यार करने लगी हूं, या बस ये अकेलापन है जो मुझे खा रहा है? एक शाम डाकघर से लौटते समय रघु ने पूछा, बहू जी, आप इतनी चुप चुप क्यों रहती हैं, सब ठीक है ना? शारदा रुक गई। उसकी आंखें भर आईं। वो कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन शब्द नहीं निकल पाए। उसने सिर झुकाया और धीरे से कहा, सब ठीक है। लेकिन उस रात उसने पहली बार महसूस किया कि उसके जीवन में अब एक तीसरी परछाई आ चुकी है। शहर में विनोद की जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर आने लगी थी। उसे एक छोटी सी फैक्ट्री में काम मिल गया था। तनख्वाह बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन गांव की तुलना में ठीक ठाक थी। वो चाहता था कि पहले कुछ पैसे बचा ले, फिर शारदा को शहर बुला ले। पर हर दिन की थकान, शहर का तनाव और अकेलापन, इन सब से विनोद के अंदर का उत्साह कम होने लगा। फ़ोन पर वो बस जिम्मेदारी निभाता, प्यार जताना जैसे धीरे धीरे भूलता जा रहा था। गांव में शारदा की दुनिया अब और भी छोटी हो गई थी। दिन में खेत और घर के काम, रात में चारों ओर खामोशी। वह अक्सर चाहती कि विनोद से लंबी बातें करे, अपने दिल की सब बातें कहे, लेकिन फ़ोन पर हमेशा वही 2-3 सवाल होते। सब ठीक है ना? पैसे की दिक्कत तो नहीं? दवा दारू ठीक से लेती हो ना? उसके दिल की बातें वहीं अटक जाती। रघु अब शारदा के जीवन का हिस्सा बनने लगा था। वो कोई बड़ी बातें नहीं करता था, लेकिन उसकी छोटी छोटी बातें, उसकी हंसी, उसकी चिंता शारदा को अच्छा लगने लगा। कभी डाकघर में जाते जाते रघु कह देता, अरे बहू जी, अभी रुक जाओ, बारिश रुकने दो, फिर निकल जाना। शारदा थोड़ी झिझकी, फिर वहीं बैठ गई। रघु ने उसे पानी से बचाने के लिए छतरी पकड़ दी। उस पल में दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी थी। बातें तो कुछ खास नहीं हुई, लेकिन दोनों ने महसूस किया कि उनके बीच कुछ ऐसा है जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। शारदा का दिल जोर से धड़क रहा था। उसने तुरंत खुद को संभाला और घर लौट आई, लेकिन उस रात उसे नींद नहीं आई। वो सोचती रही, क्या मेरे जीवन में सच में कोई तीसरा आ गया है, या ये सब मेरे अकेलेपन का धोखा है? उसी रात विनोद का फोन आया। शारदा, मैं सोच रहा हूं तुम्हें शहर बुला लूं। यहां थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम साथ रहेंगे तो सब आसान हो जाएगा। शारदा का दिल भर आया। उसने हाँ तो कह दिया, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं एक बेचैनी थी।
अगर मैं शहर चली गई तो ये दूरी खत्म होगी, लेकिन क्या मेरे दिल का ये नया खालीपन भी भर जाएगा? और रघु, उसका क्या? शारदा के लिए गांव छोड़कर शहर जाना आसान नहीं था। सालों से वो उसी घर, उसी आंगन, उसी कच्चे रास्ते और उन्हीं लोगों के बीच जी रही थी। जब उसने मायके और ससुराल वालों को बताया कि वो अब विनोद के पास शहर जाएगी, तो सबके चेहरे अलग अलग भाव से भर गए। कोई कहता, अरे ठीक है बहू, पति पत्नी साथ रहेंगे तो सुख शांति रहेगी। तो कोई कहता, शहर का जीवन आसान नहीं है, गांव का सहारा छोड़ना आसान नहीं होता। शारदा के दिल में भी अजीब सी हलचल थी। वो चाहती थी कि विनोद के साथ रहे, उसके संघर्ष में उसका हाथ बटाए, लेकिन उसी के साथ ये भी सोचती, क्या शहर जाकर भी मेरा मन सुना जाएगा या फिर मैं बस जिम्मेदारियों में और दब जाऊंगी। शहर जाने से ठीक एक दिन पहले शारदा का सामना रघु से हुआ। वो रास्ते में मिला और बोला, सुना है बहू जी आप शहर जा रही हैं। शारदा ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, विनोद ने बुलाया है। रघु कुछ पल चुप रहा। उसकी आंखों में हल्की उदासी थी। अच्छा है, आप दोनों साथ रहेंगे, अकेलापन तो बड़ा भारी बोझ होता है। उसकी ये बात शारदा के दिल में उतर गई। वो कुछ कहना चाहती थी पर शब्द नहीं मिले। बस इतना कहा, हाँ, अकेलापन सच में भारी होता है। उस पल में दोनों की खामोशी बहुत कुछ कह गई। कुछ ही दिनों बाद शारदा शहर पहुंच गई। विनोद उसे स्टेशन से लेने आया। उसके चेहरे पर थकान थी पर आंखों में चमक। शारदा, अब हम साथ हैं, सब आसान हो जाएगा। शारदा ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन शहर की भीड़, धूल, शोर और तंग कमरे को देखकर उसका मन थोड़ा घबरा गया। गांव की खुली हवा और शांत आंगन की याद उसे खींचने लगी। शहर में दोनों का जीवन शुरू हुआ। सुबह सुबह विनोद काम पर चला जाता और देर शाम थका हारा लौटता। शारदा दिन भर अकेली कमरे में रहती। बाहर निकलने का डर, आसपास अजनबी चेहरे और ऊपर से शहर का शोर उसे भीतर से थका देता। विनोद चाहता था कि वो खुश रहे। वो कभी कभी बाजार से मिठाई ले आता या कहता, देखो अगले महीने शायद तनख्वाह थोड़ी बढ़ जाए। लेकिन शारदा के मन में खालीपन अब भी बना रहा। उसे लगता, मैं तो गांव में भी अकेली थी और अब यहाँ भी हूँ। फर्क बस इतना है कि वहाँ रघु था जो मेरी खामोशी सुनता था। कभी कभी शारदा खिड़की से बाहर देखती और याद करती गांव की पगडंडी, खेतों की सरसराहट और रघु की हंसी। एक दिन उसने मन ही मन सोचा, क्या रघु भी मुझे याद करता होगा। उसने हिम्मत करके डाकघर पे फ़ोन किया। रघु वहीं मिला। बहू जी कैसी हो, शहर रास आ रहा है। रघु की आवाज़ सुनते ही शारदा की आंखें भर आईं। हाँ, सब ठीक है। लेकिन रघु समझ गया कि सब ठीक नहीं है। उसने बस इतना कहा, आप मुस्कुराना मत छोड़ना। फ़ोन कट गया, लेकिन शारदा का मन कई सवालों से भर गया। क्या मैं अपने पति के साथ होते हुए भी किसी और के शब्दों में सुकून ढूंढ रही हूँ? धीरे धीरे विनोद और शारदा के बीच चुप्पी बढ़ने लगी। विनोद अपनी थकान में डूबा रहता और शारदा अपने अकेलेपन में। बातें बस ज़रूरत भर की होती। कभी कभी शारदा कुछ कहना चाहती, लेकिन विनोद थका हुआ कह देता, कल बताना, अभी बहुत थक गया हूँ। और फिर वही चुप्पी। दिन महीने में बदल गए। शहर की चकाचौंध और शोर अब शारदा को और थकाने लगे थे। वो सुबह देर तक खिड़की से बाहर झांकती रहती, कभी भीड़ देखती, कभी बच्चों को खेलते हुए। लेकिन भीतर ही भीतर उसके मन की भीड़ और बढ़ती जा रही थी। विनोद रोज काम पर जाता। वो लौटता तो थका हुआ, चुप चुप। शारदा कई बार चाहती कि उसे अपने मन की बेचैनी बताए, लेकिन उसकी आंखों में थकान देखकर चुप रह जाती। शाम को दोनों साथ बैठते, लेकिन बातें ज्यादा ना होती। विनोद पूछता, आज दिन कैसा रहा? शारदा कहती, ठीक। और वही बातचीत खत्म हो जाती। धीरे धीरे उनके बीच चुप्पी दीवार जैसी खड़ी होने लगी। इन्हीं दिनों शारदा ने फिर से एक दिन रघु को फोन लगाया। उसने पूछा, कैसे हो? रघु हंसकर बोला, ठीक हूं। और आप? शहर की रौनकें भा रही हैं। शारदा ने हल्की मुस्कान से कहा, रौनकें हैं पर दिल खाली लगता है। रघु कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, खाली दिल को भरने के लिए किसी को सुनना पड़ता है और किसी का सुना जाना पड़ता है। ये शब्द शारदा को भीतर तक छू गए। उस रात उसने महसूस किया कि उसकी आंखें अनायास ही भीग गई थीं। वो रात शारदा ने करवटें बदलते बदलते गुजारी। विनोद उसके बगल में सोया था,
पर फिर भी उसे लगा जैसे उनके बीच कई मीलों की दूरी है। वो सोचती रही, आखिर मैं अपने पति से बात क्यों नहीं कर पाती? क्यों मेरे दिल की बातें किसी और के शब्दों में सुकून पाती हैं? कुछ दिन बाद एक रात शारदा ने हिम्मत करके कहा, विनोद, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूं। विनोद अखबार पढ़ रहा था। उसने बिना देखे कहा, कहो। शारदा बोली, तुम्हें लगता है हम दोनों पहले जैसे नहीं रहे? विनोद ने अखबार मोड़ दिया। क्या मतलब? मैं तो रोज मेहनत करता हूं ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो, और क्या चाहिए तुम्हें? शारदा चुप रह गई। वो कहना चाहती थी कि उसे बातें चाहिए, उसके मन की सुनवाई चाहिए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उस पल में दोनों की चुप्पी और गहरी हो गई। इसी बीच रघु ने शारदा को एक छोटी सी चिट्ठी भेजी। उसने लिखा था, बहू जी, गांव अब भी वैसा ही है, लोग आपको याद करते हैं। मैं भी कभी कभी सोचता हूं आप कैसी होंगी। बस इतना कह सकता हूं कि मुस्कुराना मत भूलना, रघु। ये चिट्ठी शारदा ने बार बार पढ़ी। हर बार उसे लगा जैसे किसी ने सचमुच उसके दिल की आवाज़ सुनी हो। अब शारदा के भीतर एक अजीब सा बोझ था। वो जानती थी कि विनोद उसके लिए संघर्ष कर रहा है, लेकिन उसके दिल में रघु की मौजूदगी भी अब जगह बनाने लगी थी। वो खुद से सवाल करती, क्या मैं गलत हूँ? क्या किसी के शब्दों में सुकून ढूंढना धोखा है, या ये सिर्फ इंसानी कमजोरी है? उधर विनोद ने भी नोटिस किया कि शारदा अब पहले जैसी नहीं रही। वो अक्सर खिड़की से बाहर देखती रहती, सोचों में डूबी रहती। कभी कभी वो मुस्कुरा देती बिना वजह। विनोद ने एक रात पूछा, शारदा, क्या तुम खुश नहीं हो यहाँ? शारदा ने सिर झुका लिया, पता नहीं। विनोद का दिल कांप गया। उसने पहली बार महसूस किया कि उनके बीच सचमुच कुछ बदल रहा है। विनोद का काम अब और बढ़ गया था। सुबह से शाम तक वह फैक्ट्री में खपता और लौटकर इतना थक जाता कि बस खाना खाता और सो जाता। शारदा पूरे दिन अकेली उस तंग कमरे में रहती। धीरे धीरे यह कमरा उसके लिए जैसे पिंजरा बन गया। वह चाहती थी कि विनोद उसके साथ बैठे, बातें करे, उसकी आंखों में झांके और उसका अकेलापन समझे। लेकिन विनोद का जवाब हमेशा वही होता, बहुत थक गया हूँ, कल बात करेंगे। और वह कल कभी आता ही नहीं। एक दिन शारदा ने हिम्मत कर फिर रघु को फ़ोन लगाया। रघु ने हंसते हुए कहा, बहू जी, आपकी आवाज़ सुनकर लगता है जैसे गांव की हवा आ गई। शारदा ने हल्की हंसी के साथ कहा, गांव की हवा तो अब सिर्फ यादों में है। रघु चुप हो गया, फिर धीरे से बोला, आप खुश तो हैं ना वहाँ? शारदा के गले में कुछ अटक गया। वह चाह कर भी हाँ नहीं कह पाई। उस रात शारदा बहुत देर तक जागती रही। विनोद उसके पास सो रहा था, लेकिन उसे लगा जैसे वो बहुत दूर है। उसने मन ही मन सोचा, कितना अजीब है, मेरे पति मेरे साथ हैं पर मैं उनसे इतनी दूर महसूस करती हूँ। और एक अजनबी सा आदमी रघु मीलों दूर होते हुए भी मुझे समझ लेता है। यह सोचकर उसका दिल भारी हो गया। वह रोना चाहती थी, लेकिन आंसू दबा गई। विनोद भी अब बदलाव महसूस करने लगा था। वह देखता कि शारदा अक्सर चुप रहती, खिड़की से बाहर देखती रहती, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर गलती कहाँ हो रही है। एक शाम उसने पूछा, शारदा, क्या तुम मुझसे नाराज हो? शारदा ने सिर झुका लिया, नहीं, नाराज नहीं, बस कुछ कमी लगती है। विनोद चौंक गया, कमी? मैं तो जी जान से मेहनत करता हूं तुम्हारे लिए, और क्या चाहिए तुम्हें? शारदा चुप रही। वह कैसे कहती कि उसे पैसों से ज्यादा ध्यान और संवाद चाहिए। कुछ ही दिनों बाद शारदा को रघु का एक और खत मिला। इस बार लिखा था, बहू जी, यहाँ सब वही है, पर बिना आपके गांव सूना लगता है। आप जब हंसती थीं तो आंगन भी जैसे खिल उठता था। कभी लौटकर आइएगा, गांव आपका इंतजार कर रहा है। शारदा ने वह खत बार बार पढ़ा। हर बार उसका दिल धड़क उठता। क्या ये सिर्फ अपनापन है या कुछ और? एक रात विनोद ने अचानक शारदा के हाथ में वो खत देख लिया। उसने पूछा, यह किसका है? शारदा घबरा गई। गांव से रघु ने लिखा है। विनोद की आंखों में शक उतर आया। रघु? वही डाकघर वाला? तुम उससे कब से चिट्ठियां ले दे रही हो? शारदा कुछ बोल ना पाई। वह जानती थी कि इसमें कोई गलत बात नहीं थी, लेकिन यह सच भी था कि रघु उसके दिल में जगर बनाने लगा था। विनोद गुस्से से बोला, शारदा, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम मुझसे दूर क्यों हो रही हो? क्या तुम्हें अब मेरे साथ नहीं रहना? शारदा की आंखों से आंसू बह निकले। वह बस इतना कह पाई, मैं तुमसे दूर नहीं होना चाहती विनोद,
लेकिन तुम मेरी तरफ देखते ही नहीं। उस रात दोनों ने एक ही छत के नीचे सोया, लेकिन जैसे दो अजनबी हों। चुप्पी अब और भारी हो गई थी। विनोद को लग रहा था कि उनके बीच कोई और आ गया है। शारदा को लग रहा था कि उसके पति उसे समझ ही नहीं पा रहे। वो सुबह बाकी दिनों से अलग थी। शारदा उठी तो विनोद पहले ही जाग चुका था। वो चुपचाप खिड़की के पास बैठा था, जैसे पूरी रात सोया ही ना हो। शारदा ने धीमे स्वर में कहा, चाय बना दूं? विनोद ने सिर हिलाया, नहीं चाहिए। उसके स्वर में ठंडापन था। शारदा को महसूस हुआ कि अब उसके रिश्ते में सिर्फ चुप्पी नहीं, बल्कि दीवार खड़ी हो गई है। काफी देर की खामोशी के बाद विनोद ने कहा, शारदा, मुझे सच बताओ, क्या तुम्हारे और उस रघु के बीच कुछ है? यह सुनकर शारदा का दिल कांप उठा। उसने तुरंत कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रघु बस सुन लेता था मुझे, बस इतना ही। विनोद की आंखों में जलन थी। सुन लेता था? और मैं तो दिन रात खटता हूं तुम्हारे लिए। क्या मेरी मेहनत तुम्हें सुनाई नहीं देती? शारदा की आंखों से आंसू बह निकले। तुम मेहनत करते हो, मैं जानती हूं, लेकिन तुम्हारे पास मेरे लिए शब्द नहीं होते। मैं चुपचाप तुम्हारा इंतजार करती हूं, तुम्हारी बातें सुनना चाहती हूं, लेकिन तुम्हारे पास हमेशा थकान होती है। ये कहते कहते उसकी आवाज भर्रा गई। विनोद कुछ पल चुप रहा। उसके भीतर गुस्सा और दुख दोनों थे। तो इसका मतलब मेरी चुप्पी तुम्हें किसी और की तरफ ले गई? शारदा ने रोते हुए कहा, नहीं विनोद, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती, मैं बस अकेली थी। लेकिन अब विनोद की आंखों में संदेह गहरा चुका था। वो खामोशी से उठकर बाहर चला गया। उस रात शारदा कमरे में अकेली रह गई। उसने महसूस किया कि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका रिश्ता इस मोड़ पर आ जाएगा। उसके भीतर ग्लानि थी, दुख था और डर भी। वो सोचती रही, क्या सचमुच में गलत हूं? क्या किसी का सहारा ढूंढना पाप है? या पाप यह है कि मैंने अपने पति से कभी साफ साफ नहीं कहा कि मुझे क्या चाहिए? अगले कुछ दिनों तक विनोद और शारदा के बीच लगभग कोई बात नहीं हुई। वे साथ रहते थे, पर जैसे दो अजनबी। शारदा हर रात सोचती, क्या मेरा घर अब टूट जाएगा? वो समझ चुकी थी कि अब उसके और विनोद के रिश्ते की सबसे बड़ी कसौटी आ चुकी है। विनोद और शारदा अब एक ही घर में रहते हुए भी अजनबी जैसे हो गए थे। सुबह उठते तो एक दूसरे से सिर्फ जरूरी बातें करते, खाना रख दो, चाय बना दो, बस इतना ही। शारदा का मन हर पल डर से घिरा रहता। वो सोचती, अगर विनोद मुझसे पूरी तरह दूर हो गया, अगर ये रिश्ता टूट गया तो? वो जानती थी कि उसने गलती की है, पर गलती उतनी बड़ी नहीं थी जितनी विनोद सोच रहा था। पर समझाने के लिए शब्द नहीं मिलते थे। विनोद भी भीतर से टूट रहा था। गांव से शहर तक उसने सिर्फ मेहनत की थी। वो मानता था कि उसका हर पसीना शारदा और उनके छोटे से परिवार के लिए है। पर जब उसे लगा कि उसकी पत्नी को उसका साथ कम और किसी और का साथ ज़्यादा सुकून देता है, तो उसके भीतर विश्वास की दीवार हिल गई। उसकी आंखों में वही सवाल बार बार उठता, क्या मेरी मेहनत, मेरा प्यार सब कम पड़ गया उसके लिए? एक रात विनोद देर तक जाग रहा था। शारदा ने हिम्मत करके धीमे स्वर में कहा, विनोद, एक बात कहूं? विनोद ने उसकी तरफ देखा पर कुछ नहीं बोला। शारदा ने कांपते हुए कहा, मैंने कभी तुम्हें धोखा नहीं दिया। रघु मेरे लिए सिर्फ सुनने वाला था। मैं अकेली थी और वो मुझे समझ लेता था, लेकिन मेरा दिल हमेशा तुम्हारे साथ है। विनोद की आंखें भर आईं, पर उसका गुस्सा भी जिंदा था। अगर तुम्हारा दिल मेरे साथ है तो फिर उसके फोन क्यों आते हैं? उसकी बातें तुम्हें क्यों याद हैं? शारदा सिसक पड़ी, क्योंकि तुम मुझे कभी सुनते ही नहीं थे। ये कहते ही माहौल गर्म हो गया। विनोद ने कठोर स्वर में कहा, तो अब मैं क्या करूं? काम छोड़ दूं? सिर्फ तुम्हारे पास बैठा रहूं? शारदा चुप रही। उसके पास कोई जवाब नहीं था। वो बस रोती रही। विनोद ने उस रात कमरे से बाहर सोने का फैसला किया। यह उनके रिश्ते की सबसे बड़ी दरार थी। इसी बीच गांव से खबर आई, विनोद के पिता बीमार पड़ गए थे। दोनों को तुरंत गांव जाना पड़ा। गांव पहुंचकर माहौल बदला। गांव में बुजुर्ग, बच्चे, नाते रिश्तेदार सबके सामने उन्हें पति पत्नी की तरह रहना पड़ता, पर भीतर की खामोशी वही रही। शारदा ने सोचा, शायद गांव का माहौल हमें फिर से जोड़ दे,
गांव में रहते हुए एक दिन शारदा का सामना रघु से हो गया। वो खेत के पास मिला। उसने धीमे स्वर में कहा, बहू जी, मेरी वजह से अगर आपका घर टूट रहा है तो मैं दूर चला जाऊंगा। मैंने कभी नहीं चाहा कि आपके रिश्ते में दरार पड़े। शारदा ने नम आंखों से कहा, रघु, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम अपनी राह देखो। मुझे अपने पति को वापस पाना है। वो पल निर्णायक था। शारदा ने साफ कर दिया कि अब उसका अतीत उसके जीवन का हिस्सा नहीं रहेगा। विनोद ने यह बातचीत दूर से देख ली थी। पहली बार उसने अपनी पत्नी की सच्चाई खुद अपनी आंखों से देखी। शारदा की आवाज में ईमानदारी थी। उसने समझ लिया उसकी पत्नी ने कभी उसे धोखा नहीं दिया, बस वो अकेली थी। वो रात विनोद के लिए करवट बदलने वाली रात थी। उसके भीतर का बोझ हल्का हुआ। गांव से लौटते समय विनोद ने पहली बार शारदा का हाथ थामा। उसने धीरे से कहा, शारदा, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे साथ तो था, पर तुम्हारे भीतर की आवाज कभी नहीं सुन पाया। शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। शारदा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने विनोद का हाथ कसकर पकड़ लिया। और मैं भी माफी चाहती हूं कि मैंने अपने अकेलेपन को तुमसे कहने की बजाय किसी और से बांट दिया। दोनों ने वादा किया कि अब वे अपनी खामोशियों को शब्दों में बदलेंगे। विनोद ने मन ही मन ठान लिया कि चाहे कितना भी काम हो, वो अपनी पत्नी से बात करने, उसकी बातें सुनने का समय जरूर निकालेगा। और शारदा ने ठान लिया कि अब वो अपने दिल की हर बात सबसे पहले विनोद से ही कहेगी। शहर लौटकर विनोद और शारदा दोनों ने अपने भीतर बदलाव महसूस किया। गांव में जो सच्चाई सामने आई थी, उसने जैसे रिश्ते की तस्वीर बदल दी। अब दोनों समझ चुके थे कि रिश्ता सिर्फ साथ रहने से नहीं, बल्कि साथ महसूस करने से चलता है। शारदा ने धीरे धीरे अपने घर को फिर से संवारना शुरू किया। वो अब पहले से अधिक विनोद से बातें करने लगी। आज दफ्तर में बहुत काम था, थक गए हो ना? ऐसे छोटे छोटे सवाल ही उनके बीच की दूरी घटाने लगे। विनोद भी अब बदल चुका था। पहले काम से लौटकर चुपचाप खाना खाकर सो जाता था, लेकिन अब वो खुद बात शुरू करता। शारदा, तुम्हें याद है गांव का मेला? अगले साल चलेंगे। आज मैंने सोचा कि रविवार को हम दोनों साथ में बाजार चलें। उसके इस बदलाव से शारदा का दिल पिघलने लगा। वो सोचती, काश ये सब पहले हुआ होता तो शायद हमारे बीच इतनी दरार ही ना आती। एक शाम विनोद ने शारदा के लिए फूल लाए। बहुत साधारण फूल थे, पर शारदा के लिए ये अनमोल तोहफा था। उसने हंसते हुए कहा, इतने सालों में पहली बार तुम्हारे हाथ से फूल मिले हैं। विनोद मुस्कुरा पड़ा, गलती मान ली ना, अब सुधार रहा हूं। दोनों हंस पड़े और यही हंसी उनके रिश्ते के लिए दवा थी। फिर भी शारदा के मन में कहीं ना कहीं एक डर बना हुआ था। वो सोचती, क्या सचमुच सब ठीक हो जाएगा, या ये बस कुछ दिनों की बात है और फिर वही दूरी आ जाएगी। रात को वो अक्सर चुपके से विनोद का चेहरा देखती। उसके चेहरे पर थकान और चिंता साफ झलकती थी। शारदा चाहती थी कि उसका पति अब सिर्फ परिवार के लिए ना जिए, बल्कि खुद के लिए भी थोड़ा मुस्कुराए। एक रात दोनों बरामदे में बैठे थे। शहर की हल्की हवा बह रही थी। विनोद ने शारदा की ओर देखा और कहा, शारदा, अब मैं तुमसे एक वादा करता हूं, कभी भी तुम्हें अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। भले ही मैं थका हुआ रहूं, पर तुम्हारी बातें सुनने का समय जरूर दूंगा। शारदा की आंखें भर आईं। और मैं भी वादा करती हूं कि अब अपनी कोई भी बात तुम्हारे अलावा किसी और से कभी नहीं कहूंगी। ये दोनों के बीच नई नींव थी, एक नींव जिस पर उनका रिश्ता फिर से खड़ा हो सकता था। धीरे धीरे उनके बीच फिर से गर्माहट आने लगी। रात को बातें करते करते दोनों सो जाते। कभी पुरानी यादें ताज़ा होती, कभी भविष्य की योजनाएं बनती। ये वही रिश्ता था जिसे दोनों खो चुके थे, पर अब धीरे धीरे पा रहे थे। लेकिन गांव और समाज इतनी आसानी से भूलने वाले कहाँ थे। जब भी वे गांव जाते, कुछ कानाफूसी जरूर होती। वो देखो, यही है ना जिनकी बीवी का नाम रघु के साथ जुड़ा था। शारदा को ये सब सुनकर शर्म और ग्लानि होती। वो घर आकर रो पड़ती। विनोद, लोग आज भी बातें बनाते हैं।
विनोद ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, लोगों का काम है बातें करना, पर मुझे पता है कि मेरी पत्नी कैसी है। जब मुझे तुम पर भरोसा है तो दुनिया कुछ भी कहे, मुझे परवाह नहीं। ये सुनकर शारदा का दिल और मजबूत हो गया। फिर भी कभी कभी पुरानी बातें याद आ जाती। फोन की घंटी बजती तो विनोद के मन में अनजाना डर उठता, कहीं फिर वही ना हो। और शारदा के मन में भी अपराध बोध की चुभन बनी रहती। दोनों जानते थे कि रिश्ते का दर्द मिट तो गया है, लेकिन उसका निशान अब हमेशा रहेगा। सर्दियों का मौसम था। गांव में एक बड़े त्योहार के अवसर पर पंचायत भवन में दावत रखी गई थी। सारा गांव वहां जुटा था। विनोद और शारदा भी गए। जैसे ही वे पहुंचे, कानाफूसियां शुरू हो गईं। वो देखो, यही है जिसकी वजह से पिछले साल गांव में बदनामी हुई थी। अरे छोड़ो भी, अब तो दोनों साथ में ठीक से रहते हैं। पर धुआं वहीं उठता है जहां आग होती है। शारदा ने सुना तो उसका चेहरा उतर गया। वो विनोद की ओर देखने लगी। विनोद ने धीरे से उसका हाथ दबाया। परवाह मत करो, लोग कभी नहीं बदलते। दावत में एक बुजुर्ग ने हंसते हुए ताना मार दिया, विनोद बेटा, अब तो अपनी बीवी को काबू में रख लिया ना। पूरा माहौल चुप हो गया। विनोद के भीतर आग भड़क उठी। उसने कठोर स्वर में कहा, काका, ये मेरी पत्नी है, मेरे घर का सम्मान है। कोई कुछ कहे, ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। सब लोग हक्के बक्के रह गए। शारदा की आंखों से आंसू झरने लगे, लेकिन इस बार दुख से नहीं, बल्कि गर्व से। घर लौटकर शारदा ने धीमे स्वर में कहा, आज पहली बार लगा कि तुम मेरे साथ खड़े हो। पहले तो तुम भी चुप रहते थे। विनोद ने मुस्कुराकर कहा, अब समझ गया हूं कि औरों के सामने तुम्हारा अपमान करना मेरे अपने सम्मान को ठेस पहुंचाना है। हमारा रिश्ता अब सिर्फ तुम्हारा या मेरा नहीं, यह हम दोनों का है और हमें ही इसे बचाना है। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। विनोद के छोटे भाई की शादी तय हुई। पूरा गांव, रिश्तेदार और समाज उस शादी में इकट्ठा होना था और वहीं सभी की निगाहें शारदा पर टिकने वाली थीं। शारदा का दिल कांप रहा था। क्या सब मुझे ताने मारेंगे? क्या विनोद फिर से मेरे साथ खड़ा होगा? शादी के दिन शारदा सज धज कर विनोद के साथ मंडप में प्रवेश किया। रिश्तेदारों की निगाहें तुरंत उसकी ओर उठी। कुछ औरतें कान में कहने लगी, यही है ना जिसकी बात पूरे गांव में फैली थी। शारदा का मन डगमगा गया, लेकिन तभी विनोद ने सबके सामने साफ आवाज में कहा, ये मेरी पत्नी है, मेरी जीवन संगिनी। अगर कोई इन पर उंगली उठाएगा तो उसे मुझसे जवाब मिलेगा। उसकी आवाज इतनी मजबूत थी कि कोई कुछ कह नहीं सका। उस रात शारदा ने मन ही मन ठान लिया, अब मैं कभी अपने रिश्ते को अकेला महसूस नहीं होने दूंगी। अब चाहे समाज कुछ भी कहे, मैं और विनोद मिलकर हर ताने का जवाब देंगे, अपने जीवन की सच्चाई से, अपने विश्वास से। शादी के बाद जब विनोद और शारदा घर लौटे तो दोनों के बीच का रिश्ता पहले से कहीं गहरा हो गया था। अब उनमें पहले वाली दूरी नहीं रही। सुबह की चाय हो, रात का खाना हो या दिन भर की बातें, दोनों एक दूसरे के साथ साझा करने लगे थे। शारदा को लगता जैसे वह फिर से नई दुल्हन बन गई हो, और विनोद के लिए शारदा अब सिर्फ पत्नी नहीं बल्कि उसकी सच्ची साथी थी। धीरे धीरे दोनों ने अपने रिश्ते को छोटे छोटे पलों से मजबूत करना शुरू किया। विनोद काम से लौटकर रोज पूछता, आज दिन कैसा था? और शारदा जवाब देती, अच्छा था, क्योंकि आज मैंने तुम्हें इंतजार किया और तुम आ गए। ये साधारण सी बातें ही उनके बीच की दूरी को मिटाने लगी। फिर भी कभी कभी रघु का नाम मन में आ जाता, कभी किसी पुरानी याद से तो कभी किसी की बातों से। पर अब शारदा के चेहरे पर अपराध बोध नहीं बल्कि सच्चाई की दृढ़ता थी। वो सोचती, रिश्ता धोखे से नहीं बल्कि चुप्पी से टूटता है। अब मैं कभी चुप नहीं रहूंगी। विनोद भी बदल चुका था। अब वो सिर्फ कमाने वाला पति नहीं था, वो शारदा का हमसफर था। कभी मजाक करता, कभी कहानियां सुनाता, कभी बस उसके पास बैठा रहता। उसकी मुस्कान अब बोझ से नहीं बल्कि अपनापन से भरी रहती। समय के साथ समाज भी चुप हो गया।
लोगों ने देखा कि चाहे कितनी बातें हुई हों, पर यह दंपति अब और भी मजबूत हो गया है। धीरे धीरे फुसफुसाहटें थम गईं और उनके रिश्ते का सम्मान गांव और परिवार में वापस लौट आया। एक रात बरामदे में बैठे बैठे शारदा ने विनोद से कहा, विनोद, अगर उस वक्त तुम मेरा साथ न देते तो शायद मैं टूट जाती। आज मैं गर्व से कह सकती हूं कि मैं तुम्हारी पत्नी हूं। विनोद ने उसका हाथ पकड़कर कहा, और मैं गर्व से कह सकता हूं कि मेरी पत्नी ने मुझे सबसे बड़ी सीख दी। सीख ये कि पति पत्नी सिर्फ शरीर से नहीं, आत्मा से भी जुड़े होते हैं। अगर हम एक दूसरे की बातें नहीं सुनेंगे तो रिश्ता कभी टिकेगा ही नहीं। उनकी ये कहानी सिर्फ पति पत्नी की कहानी नहीं थी, ये उस हर रिश्ते की कहानी थी जिसमें लोग अक्सर अपने काम, थकान और जिम्मेदारियों में उलझकर सबसे ज़रूरी चीज़ संवाद को भूल जाते हैं। विनोद और शारदा ने सीखा कि रिश्ता सिर्फ प्यार से नहीं चलता, उसे बातों और सुनवाई की ज़रूरत होती है। समाज चाहे कितना भी ताने मारे, अगर दोनों साथ हों तो रिश्ता बचाया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, कभी किसी को अकेला मत छोड़ो, क्योंकि अकेलापन ही सबसे बड़ी दरार है। वक्त के साथ शारदा और विनोद का रिश्ता और गहरा होता गया। अब उनमें डर नहीं था, संदेह नहीं था, बस विश्वास, अपनापन और वो सुकून था जिसकी तलाश में हर इंसान जिंदगी भर भटकता है। उन दोनों ने समझ लिया था, सच्चा रिश्ता वही है जिसमें दोनों एक दूसरे का हाथ थामकर हर आंधी तूफान से गुजरें और हर रात को सुबह की रोशनी तक ले जाएं। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि रिश्तों को बचाने का पहला कदम है बात करना। अकेलेपन को नज़रअंदाज मत करो, वरना वही दूरी बना देता है। और अगर भरोसा टूटा भी हो तो संवाद और साथ से उसे फिर से जोड़ा जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी, पति पत्नी और वो। इस कहानी से हमने सीखा कि रिश्ते भरोसे और संवाद पर ही टिके रहते हैं। जब विश्वास डगमगाए तो प्यार और समझदारी उसे फिर से मजबूत बना देती है। अब बस और कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं, थोड़ी गहरी सांस लीजिए, धीरे धीरे छोड़ दीजिए। महसूस कीजिए कि आपका मन शांत हो रहा है, आपका शरीर हल्का हो रहा है और नींद आपको अपने आगोश में ले रही है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट में हमें बताइए कि ये कहानी आपने कहाँ से और किस समय पर सुनी। और हाँ, हिंदी कहानियाँ स्टूडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आपके लिए ऐसी कहानियाँ लाते हैं जो दिल को छू जाएं और नींद को आसान बना दें। अब आंखें बंद कर लीजिए और मीठे सपनों की दुनिया में खो जाइए। शुभ रात्रि।